जब हम बलूचिस्तान असम्बली की साबका MPA मिसिस अनीता इरफान बशीर के घर अरबाब टाउन एयरपोर्ट रोड कोयटा पहुंचे, मेन गेट पर बेल दी तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि आपको किससे मिलना है। उसको बताया कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल कोयटा बलूचिस्तान पुलिस मिस्टर इरफान बशीर साहब की मिसिस अनीता इरफान बशीर साहिबा को बताइएगा कि लाहौर पंजाब से आइजक टीवी की टीम एक दिन आइजक टीवी के साथ आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमें उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दे दी। इरफान बशीर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल कोयटा बलूचिस्तान पुलिस, बेटे एहसन इरफान आर्किटेक्ट और बहू पिंकी एहसन इरफान और मिसिस इरफान बशीर साहब का MPA ने फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते से हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया। कुछ देर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाया। सर वेलकम टू कोयटा, और बड़ा अच्छा लगा आज आप आए कोयटा, हमारे घर तशरीफ लाए और हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले आज के जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, हमारी बहन सिस्टर अनीता इरफान, जो कोयटा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर खुदावन ने बहुत इनको ब्लेसिंग दी है और ये एक्स MPA भी हैं, और हमारे भाई इरफान बशीर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, ये इनकी मिसेज हैं और ये इनके हस्बैंड है, और खुदावन ने इनको बहुत बरकतों से मालामाल किया है। और ये प्रेजेंटली इस वक्त कोयटा के अंदर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग इनकी पोस्ट है। सो वी वेलकम जी, आपने बड़ा वार्मली हमें वेलकम किया, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इंट्रोडक्शन कराएं अपनी फैमिली का। थैंक यू जी। खुदा उनके रहम से मेरे वैसे तो खैर से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों शादी वाली हैं, लेकिन ये मेरा बेटा है एहसन इरफान और ही इज़ एन आर्किटेक्ट। इन्होंने RGI रहेंगे, और ये खैर से मेरी बेटी है मैं पिंकी, और ये भी क्वालिफाइड है और MS कर रही हैं, और ये हमारा जान हमारा प्यारा पोता दायम है। गॉड ब्लेस यू। दायम है ये, और इरफान साहब से आप सब वाकिफ हैं, और ये खुदा की बरकत नेमत रहमत है सारी जो हमारे घर में। बहुत खुशी हुई कि आपके साहबजादे आर्किटेक्ट हैं और बहुत बड़ा एक प्रोफेशन है बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना, और आप कुछ बताएंगे अपने जो स्किल्स हैं। जैसे कि आज की दुनिया में आप लोग सारे जानते ही हैं कि बिना आर्किटेक्ट के जो है कोई भी चीज़ आजकल कंस्ट्रक्ट नहीं होती। आर्किटेक्ट में 2 किस्म के होते हैं, जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग का काम भी साथ करते हैं। एक होते हैं जो सिंपल सिर्फ आपकी प्लानिंग करते हैं, जिसमें हमारी रोड प्लानिंग्स आती हैं, आपकी रेजिडेंशियल प्लानिंग्स आती हैं, हमारे मतलब प्लानिंग्स में भी कैटेगरीज हैं, जिस हिसाब से मतलब जिसको क्लाइंट जैसे हमारे पास जो आते हैं हम उसके हिसाब से उसको उसी तरह डील करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, जी जी, तो आपने ये प्रोफेशन क्यों नहीं यूज़? मैंने प्रोफेशन इसलिए ये चूज़ किया और पुलिस में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे वालिद साहब की और वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, चाहे सिविल इंजीनियर हूँ या आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ। तो दोनों फील्ड में से जो है सिविल इंजीनियर्स तो बहुत सारे हैं, आर्किटेक्ट्स जो हैं बहुत कम हैं। तो मैंने आर्किटेक्ट फील्ड इसलिए चूज़ की ताकि मैं कोई प्लानिंग करें, कोई ऐसी डिज़ाइनिंग करें जो हमारे कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो आर्किटेक्ट इंजीनियर सिविल तो बहुत हैं, तो उसकी वजह से मैंने सिविल आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग चूज़ की। और मेरे मदर एंड फादर की एक ख्वाहिश भी थी कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने इसलिए आर्किटेक्ट। गॉड ब्लेस यू मोर, थैंक यू।
उसके बाद वो हमें अपने प्रेयर रूम में ले गए, जहां हम सब ने मिसिज अनीता इरफान के साथ मिलकर दुआ की। आज हम दुआ करते हैं। हालेलुया जीसस। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन तू ही तारीफ और शुक्र के लायक है। शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, हिफाजत और सलामती के लिए, उस मीठी नींद के लिए जो हमने रात को ली, और खुदावन तेरे नाम का शुक्र करने के लिए सुबह का सूरज देखा। खुदावन आज खास करके हम शुक्र करते हैं कि आइज़िक टीवी की टीम, भाई खोकर हमारे साथ हैं, और खुदावन तेरी मिन्नत करते हैं इस सारे प्रोग्राम में कहने सुनने में सारा इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम को ही मिले। तो पूरा दिन हमारे साथ रहना, मदद करना, रहबरी करना, रहनुमाई करना, यीशु के नाम से। नाज़रीन, हमने अभी दुआ से इस फैमिली को देखा है कि इनकी जो कामयाबी का राज है, इन्होंने बाकायदा ये प्रेयर रूम बनाया है और सुबह सवेरे सबसे पहले ये खुदावंद को टाइम देते हैं। और आज जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं अनीता इरफान बशीर साहबा, और आपने देखा कि कितना अच्छा लगा कि उन्होंने दुआ से आगाज़ किया, हम सुबह सुबह पहुँचे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप का वाकई जो कामयाबी का राज है कि आपकी फैमिली को खुदावंद ने बहुत ब्लेसिंग दी है। जब आप खुदावंद को याद करते हैं, उसको टाइम देते हैं, तो यकीनन खुदावंद जो है वो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा देता है। तो आप क्या कहेंगे, आपकी जो स्पिरिचुअल ये जो एक्टिविटीज़ हैं देखकर यकीन करें बहुत खुशी हुई। खोकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ जिस घर में खुदावन नहीं रहता वहाँ पे बरकत नहीं होती, और जिस ज़िंदगी में और जिस घर में खुदावन रहता है सारी बरकतें वहीं पर होती हैं। हम बेशक एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा, और हम पहचान भी हमारी ऐसी है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पहचान हमारा खुदावन यीशु मसीह है। और दुनिया की तालीम के साथ साथ मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैंने अपनी औलाद को खुदावन यीशु मसीह की तालीम दी है, और मैं और मेरा घराना खुदावन में कायम, दायम और मसरूर हैं। आप यकीन कीजिए कि ये सारे काम अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे जो दिल से बात है ना, जो दिल की ख्वाहिश है, वो खुदावन की खिदमत है, और मैं शुक्र करती हूँ कि वो मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वो हमें नाश्ते के लिए नीचे अपने डाइनिंग रूम में ले गए। नाश्ते पर दुआ उनकी बहू मिसिस पिंकी एहसन इरफान ने की। कदूस खुदा कादिर मतलब वापस वाली, शुक्र करती हूँ इस वक्त इस खैरिस लम्हे के लिए, इस लगी हुई मेज़ के लिए खुदावन शुक्र करती हूँ, आपकी दी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए आपका शुक्र करती हूँ। अय खुदावन, इस खुराक के लिए जो आपने हमें मुहैया की है, मैं आपका शुक्र करती हूँ। जिन हाथों ने तैयार की खुदावन उन्हें बरकत दो। अय बाप, जब हम इन्हें खाएं तो आप इन्हें इसके ज़रिए से हमें सेहत दो, और बख्श दो कि हम इसे नेक और अच्छे कामों में सर्व करें। जिन गरीबों को नहीं मिला उन्हें भी दो, अपने बेटे यीशु के पाक नाम में, आमीन। और हम सब ने खूब मज़े से और जी भर कर नाश्ता किया। नाश्ते में हलवा पूड़ी, एयरपोर्ट रोड के मशहूर नान चने, घर का तैयार करदा मगज़ और देसी घी के पराठे शामिल थे। मिसेस अनीता इरफान साहबा, बहुत बड़ी फैमिली से आपका तल्लुक़ है। आपके जो इन लॉज हैं उनकी भी हमने पूरी जो बैकग्राउंड है उनको जानते हैं। इरफान साहब को खुदा ने बहुत बड़ा मनसिब दिया। आप MPA रहीं, आप पॉलिटिकल अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं और इस मनसब तक कैसे पहुँचे, वो ज़रा बताइएगा। कोकर साहब, मैं समझती हूँ कि जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है उसको खुदा ने चुना है, उसको खिदमत के लिए चुना है। तो आप तो जानते हैं कि हमारी खिदमत पूरे बलूचिस्तान में दिखाई देती हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों की, अपनी कौम की, चर्च की खिदमत करूँ। बशीर साहब से तो सारे आप वाकिफ़ ही हैं, डिप्टी स्पीकर थे वो बलूचिस्तान के, और उसके बाद आपको पता है मेरे जेठ जो थे शौकत बशीर साहब, वो फिर MPA रहे, लेकिन फिर जब वो खुदा में सो गए तो उसके बाद फिर ये मनसब खुदा की तरफ से ही एज एन MPA मुझे मिला।
جتنے کام بشیر صاحب نے کیے ہیں بلوچستان میں، اس میں ان کی بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جو کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں دی ہیں. تو مجھے بھی ایسا ایک موقع ملا اور میں نے اپنے شہر میں ہی ہاؤسنگ اسکیم بشیر مسیح آباد فیز 2 کے نام سے آباد کی ہے، جہاں پر ہم نے 170 گھروں کو آباد کیا ہے اور انہیں ہم نے پلاٹس دیے ہیں فری آف کاسٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک ہماری مدد تھی، جو ایک خدمت تھی جو ہم اپنے لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ میں نے اپنی دور میں اور آج تک بھی میں اور میرے ہسبینڈ کو خدا نے شاید چنا ہے اس قوم کے لیے. وہ اپنے منصب پہ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور میں اپنے دائرے میں جتنا بھی مجھ سے ہوتا ہے میں کرتی ہوں. جیسے کہ خاص کر کے ہماری خاتون عورتیں ہیں، وومنز ہیں، ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ شوہر جو ہیں کیونکہ بے روزگاری ہے تو اگریسو بہت ہوئے رہتے ہیں. ہم اس کو سالو کرنے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جابس کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. خاص کر کے میں اپنی خواتین کو خداوند کی تعلیم دیتی ہوں اور انہیں یہ بتاتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ خدا کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب وہ خداوند کو پہچانتی ہیں، اس میں بڑھتی ہیں، تو ان کی اولاد بھی اس میں بڑھتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو خدا اس کی راہیں خود ہی ہموار رکھتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف ہی جاتا ہے. آف کورس. تو ہم یہی گائیڈنس ہے، کیونکہ ایک بچے کا جو ماں کی گود جو ہے وہ ایک بچے کا مستقبل ہے. تو جب خداوند کے نام سے وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے اور اپنے گھرانے کے لیے بھی فخر کا باعث بنتا ہے. دیٹس گریٹ. عرفان صاحب کی جو خدمات ہیں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ بھی اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی کوئی وومن ڈیولپمنٹ کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس بھی، عورتوں میں کوئی اویئرنیس ادھر بلوچستان میں کوئٹہ میں آپ؟ جی ہاں، مختلف سیمینارز وغیرہ تو ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وومن ڈیولپمنٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر، ہمارے بھی ایفیلیشنز ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اور گاہے بگاہے جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم سیمینارز میں شرکت کرتے ہیں، ورک شاپس میں کرتے ہیں اور اپنی لیڈیز کی جہاں تک ممکن ہو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جی ہاں، اور جب چرچ کی خدمت سے جڑتے ہیں تو وہاں پہ بھی جب ہم خدا ان کے نام کی منادی کرتے ہیں، جلال دیتے ہیں، تو وہ ہماری ایک طرح سے خواتین کو راستہ دکھانے کا ذریعہ ہی بنتی ہے. یوتھ وومن لیڈرشپ آپ کو دیکھ رہی ہے کرسچن، ان کے لیے کوئی آپ خاص خصوصی میسج ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہائی جو پوسٹیں ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں کہ آج کل بلوچستان کے اندر لیڈیز بھی جو ہے بڑے بڑے منصب پر ہیں، سو آئی ڈو اپریشیٹ. تو آپ خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے بعد وہ مختلف ڈپارٹمنٹس جوائن کریں یا اچھے پوسٹوں پر جائیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت خوش آئند ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن اچیو کر رہی ہیں. پہلے میں دیکھتی تھی کہ بچیاں گھروں میں ہی لگی ہیں، لیکن اب وہ بچیاں بھی جن کے پاس سورسز نہیں ہوتے کہ کالجز کو جائیں، یونیورسٹیز کو جائیں، وہ گھروں میں بیٹھ کے بھی پڑھتی ہیں. تو ہماری بچیاں جو ہیں اب کوالیفائڈ بچیاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تعلیم جو ہے وہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کی سوچ براڈ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. تو میں اپنی بچیوں کو صرف یہی، اپنی قوم کی بچیوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. ہمیں صرف دنیا کو دیکھ کے نہیں بڑھتے رہنا، ہم نے مسیح میں قائم رہ کر آگے بڑھنا ہے، پھر ہی ہماری ترقی ہے. آپ اپنے ماں باپ کا آج سہارا بنتی ہیں، پڑھیں لکھیں، آگے بڑھیں، اور کل کو جب اپنے گھروں میں آپ جائیں گی تو آپ اپنے شوہر کا بازو بن جائیں گی. آپ اچھے منصبوں پہ فائز ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کا فخر بن جائیں گی، پھر آپ اپنی قوم کا فخر بن جائیں گی، اور ہم سب اور مل کر آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھیں گے. تو یہ آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ اوبیڈینٹ رہیں، آپ خداوند میں قائم رہیں، آپ پڑھتی جائیں، بڑھتی جائیں، ہمت سے چلتی جائیں اور ایک کامیاب انسان بنیں. ویری نائس. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں ہماری زیادہ بہنیں بیٹیاں میڈیکل لائن میں ہیں اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشن ہے، یہ خدمت خلق ہے.
اور کرسچنس کا ویسے بھی اس ملک کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ہیلتھ کے شعبے میں اور ایجوکیشن کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. نرسز بھی یہ جو خدمات دے رہی ہیں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ شعور پیدا ہوا ہے کہ لوگ اب اپنی بیٹیوں کو بیوروکریسی کے میں بھی لا رہے ہیں. تو آپ ایجوکیشن سسٹم کے لیے اور ہیلتھ کے بارے میں بھی کچھ بات کریں. صرف پاکستان میں ہی نہیں, بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن خواتین کا جو بہت بڑا حصہ ہے خدمت کا وہ ایجوکیشن میں رہا ہے اور ساتھ میڈیکل میں بھی رہا ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانیاں دادیاں جو تھیں وہ نرسز ہوتی تھیں یا ٹیچرز ہوتی تھیں, زیادہ تر ٹیچنگ میں ہی ہوتی تھیں. تو اب جو ہے وہ رجحان چینج ہو کے, کیونکہ ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے, بچیوں کو شعور آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہمارے میڈیا نے بھی بہت زیادہ سکھایا ہے, اور دوسرے ایسے پروفیشنز جن کو وہ نہیں اپنا سکتی تھی, جن کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی, اب اس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو بچیوں کے جو سوچ تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اب وہ میں سمجھتی ہوں کہنا چاہیے میدان میں آ گئی ہیں. ہاں جی, اب وہ میدان میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مردوں کی نسبت وہ ہر فیلڈ میں ہی زیادہ کامیاب ہیں. کیونکہ میں خواتین ہوں تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں, کیونکہ وہ زیادہ خدا کی طرف سے یہ ان کو ایک برکت ہے نا, ایک بلیسنگ ہے کہ وہ زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں, زیادہ ڈیووٹیڈ ہوتی ہیں اور زیادہ وفادار ہوتی ہیں اپنے پروفیشنز کے ساتھ. دیٹس گریٹ. بلوچستان کے اندر اسپیشلی کوئٹہ میں مشنری اسکول جو ہے بڑے زبردست کام کر رہے ہیں, اور بہت سالوں سے اور بہت بڑے بڑے آفیسرز پیدا کیے ہیں اس نے, نہ صرف مسلم بلکہ کرسچن بھی. تو آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں, یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز جن کو آج ہم پریفر کرتے ہیں یہ تو ابھی کچھ سالوں سے ہی آئے ہیں. شروع سے تو مشنری اسکول ہی تھے, ہمارے ہی اسکول تھے جو بیسٹ اسکولز میں ہوتے تھے, اور جتنے بڑے بڑے ہمارے لیڈرز نکلے ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیلز ہیں, وہ ہمارے ہی اسکولنگ کر کے ہمارے ہی اسکولوں سے پڑھ کے نکلے ہیں. تو جو ہمارے اسکولوں کا ٹیچنگ لیول ہے, جو میتھڈ ہے, اسٹینڈرڈ ہے, وہ تو آج تک قائم ہے. اور اسی کو قائم رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کرسچنز ہمیشہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کرسچن اسکول میں ہی ایڈمیشن دیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ان کی مذہبی ریلیجن کی آزادی ہوتی ہے, ان کا اپنا ریلیجن پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کو سکھایا جاتا ہے, وہ اسی میں آگے بڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. باقی اسکولز میں تو آپ کو پتہ ہے آپشنل ہو جاتا ہے, آپ اس کو اسلامیات لیں یا نہ لیں یا اس کو چھوڑ دیں, وہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا نے ہمیں ایک چیز دی ہے, اپنا اسکولز, مشنری اسکولز, اپنے کرسچن اسکولز, تو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے. ناظرین, بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی اور ہماری بہن, آج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو. ابھی ان کے ساتھ ایک دن آئزک ٹی وی کے ساتھ آج کی ہماری آنریبل یہ گیسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ اور بھی ان کی جو اچیومنٹس ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, وہ بھی ہم دکھائیں گے کہ خداوند نے کتنا ان کو بلیس کیا ہے. یہ اپنا یہ کیسے انہوں نے اپنا دل کھولا, خداوند نے ان کو دیا ہے اور یہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. تو ہم آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ بھی یہ دیکھ کر آپ بھی بلیس ہوں گے, اور یقیناً اپنی قوم کے لیے آپ بھی ایسے کام کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اس کے بعد وہ ہمیں کرسچن کالونی بشیر مسیح آباد فیز 2 ہنا بائی پاس کا وزٹ کروانے کے لیے لے گئے. جو ان کے سسر
मरहूम बशीर मसीह डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के नाम से बशीर मसीह आबाद फेज 2 हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कायम किया हुआ है। उनसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू उनकी गाड़ी में की। जी अभी हम बशीराबाद फेज 2 जा रहे हैं और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो एक दिन ICTV के साथ वो बताएंगे, क्योंकि फेज 1 तो मैंने ऑब्वियसली देखा हुआ है और फेज 2 फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो कितने यहाँ हाउसेस बने अब तक? वैसे तो फेज 1 जो है बशीर मसीह आबाद, वो बशीर साहब ने अपने दौर में आबाद किया था। जी जी। और इसके अलावा बलूचिस्तान में और भी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं हमारी जो आबाद हुई हुई हैं और कुछ अभी तक तनाज़े में भी हैं। अच्छा। लेकिन उनके नाम बशीर मसीह आबाद नहीं है, वो डिफरेंट है। जी डिफरेंट है। Right. लेकिन जो हाउसिंग स्कीम अब जिस पे हम विजिट करने जा रहे हैं इसका नाम बशीर मसीह आबाद फेज 2 है और यहाँ पर हमने बहुत काम करवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने एक चर्च भी बनाया है। Right. और वो चर्च जो है वो हमने फादर्स के पास है और वहाँ पे बाकायदा एवरी संडे इबादत होती है। यहाँ पर हमने अदारा स्विंग सेंटर एक बनाया है और हॉल है, एक कम्युनिटी हॉल, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो है वो अपने शादी ब्याह अपने प्रोग्राम्स वगैरह करती है। और इसके अलावा भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी सोसाइटी में हाउसिंग स्कीम में एक डिस्पेंसरी हो, मेडिकल सेंटर हो, एक ऐसा जो कि इमरजेंसी के लिए लोगों का काम के ज़रूरत का पूरी कर सके। That's great. एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि ये जितनी भी आप हाउसिंग सोसाइटी, बड़ी ब्लेसिंग है, ये अपने आप फैमिली फंड से ऑन से कर रहे हैं या कोई आपकी NGO वगैरह है? नहीं, ये हम अपने फैमिली की अपनी काविश से करते हाँ, हैं। लेकिन ये जो हाउसिंग स्कीम है हमारी, ये हमने प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी जो उस पे मकान हैं वो लोगों की अपनी ही हिम्मत के साथ बने हुए हैं। ये भी बड़ी बात है जी। बाकी जो इधर की डेवलपमेंट का काम है सारा, जो आप देखेंगे, जो हॉल्स हैं, जो सब कुछ है, ये मैंने अपने फंड से एज एन MP जब काम करती थी तो उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम यहाँ भी किया और पूरे कोयटा में किया और बलूचिस्तान में किया। हमारे बहुत से अदारे हैं जो ख़वातीन की वेलफेयर के लिए चल रहे हैं। सिपी में चल रहा है, मच में चल रहा है, तो हम इस तरह से काम करते ही रहे हैं। आप MP रहे हैं और अब भी इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल बी द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल सीट, हमारी दुआ भी है। तो आप आजकल आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, और इस पे बहुत हमारी जो आवाज़ है वो हम बुलंद तो करते हैं लेकिन अल हकाम तक हमारी आवाज़ जाती है लेकिन वो खामोश होते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी क्रिश्चियन बच्चियों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, FIR कटती हैं, उसके बाद चंद महीनों के बाद पता ही नहीं होता उस केस का, तो इसके बारे में आप कुछ बात करेंगे? आपके सामने हम पिछले दफ़ा से आप जैसे देख रहे हैं कि आरजू केस उठा और कई दफ़ा बच्चियों के साथ और भी बहुत से केसेस उठे, तो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। देखिए, शुरू तो यहीं से होता है कि पहले हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जब हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो फिर आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं और काम कर सकते हैं। सरकार तक आवाज़ पहुंचाना हमारा मकसद है, हमारा काम है, हम उसको पूरा करते हैं। केस चाहे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, आवाज़ उसकी बलूचिस्तान से भी ज़रूर उठाई जाती है, क्योंकि क्रिश्चियन बच्चियाँ हम कहीं की भी हैं, वो हमारी बच्चियाँ हैं और हम फोर्स कन्वर्जन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। किडनैपिंग होती है बच्चियों के साथ, हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम हमेशा रहेंगे और अपनी कौम का साथ देंगे। जब कहीं जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम मैदान में आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बलूचिस्तान को, आपके कोयटा को, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, लेकिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है कि यहाँ बहुत लविंग लोग हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत, उनके आपस अच्छे टर्म्स हैं।
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के अंदर हम तमाम अक़वामें यहाँ मिलकर रह रही हैं और बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं स्पेशली क्रिश्चियंस का कि यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में वो बहुत आगे हैं, हेल्थ मिशन हॉस्पिटल भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पर आपने खुद ही कहा कि सारी कौमें आबाद हैं। जी जी, तो बलोच कौम, पठान कौम ये मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। नो डाउट नो डाउट। और आपको पता है इन्फ्लुएंस तो होता ही है जहाँ पर आप रहते हैं। जी जी, तो मेहमान नवाजी आप समझे बलूचिस्तान की तरफ से हमें विरसे में ही मिल गई है। अच्छा, बाई बर्थ है। बाई बर्थ, जी हाँ। That's good. तो हम जो हैं बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे बराबरी का दर्जा हासिल है और हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से हम पंजाब में देखते हैं। अक्सर मामलात में हम देखते हैं कि हम लोग इस चीज़ पे सफ़र करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप जॉब्स के मामले में देखें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारे लोगों को जो है अच्छे ओहदे, अच्छी जगहें मिली हुई हैं, अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और अपने काम कर रहे हैं। मेरिट पर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अपना जो हमारा क्रिश्चियन कोटा है उस पर भी हमारे आजकल बच्चे जो हैं वो पूरे आते हैं। जिस तरह आपने देखा है पुलिस में पोस्टें आई थी तो उसमें हमारे जितनी थी 27 बच्चे थे, 26 थे, सारे के सारे आए हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है। इसी तरह पब्लिक सर्विस के थ्रू, कमीशन के थ्रू बच्चे आ रहे हैं, अपने ओहदे ले रहे हैं। और अब आपने देखा है हमारे पीसी साहब और दूसरे तीसरे सारे लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस ही आ रहे हैं। तो ये एक तरक्की का तरीका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमारी हुकूमत हमारे साथ है। That's great. जी हाँ, जबरदस्त। इतनी देर में हम क्रिश्चियन कॉलोनी फेज 2 पहुंच गए, जहां पर मकामी लोगों ने हम सबको खुशामदीद कहा। और वो हमें कम्युनिटी सेंटर का विजिट करवाने के लिए अंदर ले गए और बताया कि यहाँ पर मुकामी लोग अपने बच्चों की शादियाँ, ब्याह और दीगर प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं। इसके बाद वो हमें बशीर मसीह आबाद के दफ्तर ले गई, जहां मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई और चंद लोगों के मौका पर मसाइल हल किए। ये आपकी सोसाइटी का ऑफिस है, आप भी आप देख रहे हैं कि लोग काफ़ी यहाँ वेलकम किया अवाम ने आपको। तो आप ज़रा अपने सारा जो क्राइटेरिया इसके बारे में बताइए सोसाइटी। खोकर साहब, हमारा मकसद तो इस हाउसिंग स्कीम को बनाने का सबसे पहले ये था कि लोगों की खिदमत करना और लोगों और हमारे इस काम से लोग सेटिस्फाइड हैं तो वो तो फिर लोग ही आपको बता सकते हैं कि वो हमारे इस काम से जो हमने उनके लिए किया है वो कितने सेटिस्फाइड हैं और वो क्या कहते हैं। क्योंकि असल में इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम को रन करने के लिए हमारी एक कमेटी है और वो हमारे साथ मिलकर इस काम को पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी। और उसमें पत्र साहब हैं, नैयर साहब हैं और भी मजीद लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं, आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। तो So I would like to some view. हाँ, पत्र साहब कुछ आप बताना पसंद करेंगे, आप इधर रहते हैं। सर मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों को आने का। जी जी, आप लोगों का आने का नया शुक्रगुजार है क्योंकि आपने हम लोगों को, इन लोगों पर आपने नजर डाली और इस तरफ को आपने रोक किया। रुक से मतलब ये है कि आपने जिस जगह हमारी मैडम आई और पांच साहब आए या हमारी जितनी कमेटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी कि इनकी सबकी मोहब्बत यही है कि इन्होंने अच्छी जिंदगी तक गुजार रहे। कहने का मकसद इस जगह को आबाद करने वाले जो लोग हैं, ये हमारे मैडम साहब हैं और 500 लोगों का बड़ा है तो हाथ पर हाथ रखा और इसकी जो
लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब गरीब और बेसहारा लोग थे जिनको कैंप से निकाला, इनका कोई सहारा नहीं था। इन्होंने आके हम लोगों की बातों को पकड़ा और इस जगह को आबाद करने की कोशिश की और बल्कि कोशिश नहीं, उसको कामयाब किया। इस चीज में किसी चीज की कमी नहीं है। बाकी लोग हमारे साथ तकरीबन सारी तरफ खुश हैं कि जिनको इस जगह पर साया मिला इस घरों का, बाकी नहीं तो बेघर लोग थे यहाँ सारे। ये मैं बार बार इस चीज की इल्तिजा करूंगा और बार बार मैं इनके लिए इस चीज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया इस इलाके को आबाद करने के, गरीबों को इकट्ठा करने का, इनके ऊपर साया डालने का, इसको घर बनाने का। घर लोगों ने खुद बनाया, लेकिन इन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम निजाम किया कि जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल बेकार लोग रहते हैं। इनको खिलाना के बाद थैंक यू सर, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। इसके बाद उन्होंने बड़ी इज्जत और एहतराम से हमें रुखसत किया।